जो हमने लास्ट एंड किया था रिड्यूसिंग नेचर पर, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉल्यूशन ऑफ एल्किली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। एल्किली मेटल आसानी से लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं, हाईली डिसॉल्विंग होते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद उनके सॉल्यूशन के अलग अलग कलर प्रोड्यूस होते हैं। इसमें दो पार्टिकुलर कंडीशन, एक जब लेस क्वांटिटी में डिसॉल्व होंगे तो डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है, और जब क्वांटिटी इंक्रीज करते हो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है तो ये कॉपर ब्रॉन्ज कलर हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि ये डिफरेंट कलर जो फॉर्म हो रहे हैं इसका रीजन क्या है। इसका रीजन आपको बताना है कि डिफरेंट कलर कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका इनिशियल ब्लू कलर का रीजन देना है और फिर कॉपर ब्रॉन्ज कलर का। तो नॉर्मली क्या होता है कि एल्कली मेटल को जब आप अमोनिया में डिसॉल्व होते हो, अमोनिया हालांकि सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर आपके एल्कली मेटल डिसॉल्व होने के बाद आयनाइज होते हैं। आयनाइज होने का मतलब कि दे विल कन्वर्टिंग इनटू केटाइन। तो जो ये केटाइन फॉर्म करेंगे वह केटाइन अमोनिया मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा, तो उसको कहा जाएगा अमोनिएटेड केटाइन। और उसी तरह ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज होगा ये भी आपके अमोनिया मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया एक क्या है, पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है। और हर पोलर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आप केटाइन लोगे तो केटाइन नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा अमोनिया का। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आयन जो केटाइन बनेगा उसके सराउंडिंग में ये आपके नेगेटिव पोल के मॉलिक्यूल जो होंगे अमोनिया के सराउंडेड होंगे, तो इसको कहा जाएगा अमोनिएटेड केटाइन। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होगा। सर ये फिर दूसरा बता दो एक बार। यस बेटा। सर ये मतलब सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स एंड लिक्विड अमोनिया वाला स्टार्टिंग से बता दो। स्टार्टिंग से ये था बेटा कि एल्किली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। जैसे अमोनिया क्या है, अमोनिया का लिक्विड फॉर्म लिया जाता है, तो लिक्विड अमोनिया एक सॉल्वेंट हो गया, और उसमें ये आपके जो मेटल है, सॉलिड जो मेटल है, ये डिसॉल्व होते हैं। जैसे आप कॉमन सॉल्ट है, सॉलिड है, आप उसको वाटर में डालते हो तो वो डिसॉल्व हो जाता है ना, ब्रेक हो जाता है। यस सर। तो उसी तरह से एल्किली मेटल को जब आप लिक्विड अमोनिया में डालोगे तो ये डिसॉल्व होगा, मतलब ये डिकम्पोज होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि दे विल गो अंडरगो आयनाइजेशन, मतलब दे विल फॉर्म केटायन एंड इलेक्ट्रॉन। और ये केटायन और इलेक्ट्रॉन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, चूंकि अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो आपका NH का बॉन्ड पेयर N के तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इससे N जो है वो आपका नेगेटिव पोल बन जाता है और H आपके पॉजिटिव पोल। तो मतलब अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस पोलर सॉल्वेंट में जब आपके एल्कली मेटल डिसॉल्व होते हैं तो दे विल अंडरगो आयनाइजेशन, और आयनाइजेशन में दे आर फॉर्मिंग केटायन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड फर्दर ये केटायन और इलेक्ट्रॉन आपके अमोनिया मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाते हैं। अब जैसे ये देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये अमोनिया के पॉजिटिव पोल से अट्रैक्ट होगा, तो इसके सराउंडिंग में आपके पॉजिटिव पोल जो होंगे अमोनिया के आ जाएंगे। तो ये आपका जो इंटिटी बनती है इसको कहा जाता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड अमोनिएटेड केटायन। अमोनिएटेड का मतलब यहां पर ये है कि सराउंडेड बाई अमोनिया मॉलिक्यूल, सराउंडेड बाई अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था कि एल्कली मेटल जब डिसॉल्व होता है लिक्विड अमोनिया में तो इट विल एक्वायर डिफरेंट कलर। जैसे लेस क्वांटिटी में डिसॉल्व है यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डीप ब्लू कलर, और जब कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो ये कॉपर ब्रॉन्ज कलर हो जाता है। तो आपको कलर का रीजन बताना है, और कलर का रीजन आपको पता है क्या होता है कि विजिबल लाइट से जो कलर रिफ्लेक्ट होकर आता है वही कलर आपको विजुअलाइज होता है। तो यहां पर भी वही रीजन है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि इन अमोनिया सॉल्यूशन, in ammonia solution there are ammoniated cations and ammoniated electrons.
of alkali metals. अमोनिया सॉल्यूशन में एल्कली मेटल के अमोनिएटेड केटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपका जो एल्कली मेटल है जिसको हम M से डिनोट कर रहे हैं, इट विल अंडरगो आयनाइजेशन प्रोसेस, और आयनाइजेशन के बाद ये अमोनिया मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है। तो यानी यहाँ पर टोटल अमोनिया मॉलिक्यूल X+Y आपका अगर यूज हो रहा है, तो X मॉलिक्यूल जो है अमोनिया के सराउंडेड करता है केटायन को, तो M पॉजिटिव NH3X, इसको आप इस तरह से लिखोगे अमोनिएटेड केटायन को, और उसी तरह इलेक्ट्रॉन को लिखोगे NH3Y। चूंकि ये नंबर आपका फिक्स नहीं होता है, तो इस नंबर को हम X और Y से कर रहे हैं कि आपका पहले एल्किली मेटल आयनाइज होकर केटायन और इलेक्ट्रॉन देगा, और ये केटायन और इलेक्ट्रॉन अमोनिया मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाएंगे, तो इनका नाम हो गया अमोनिएटेड केटायन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां से देखो आंसर शुरू होता है कि अमोनिया सॉल्यूशन में देयर इज अमोनिएटेड केटायंस और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्किल मेटल। अब यहां से लिखोगे कलर का रीजन कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दिस ammoniated electrons, they get excited. एक्साइटेड का मतलब कि दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी, क्योंकि ये अमोनिया मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो गए, तो एक तरह से ये बाइंडेड हो गए, तो अब इस बाइंडिंग से ये निकलना चाहते हैं, तो दे गेट एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी corresponding to रेड रीजन। बेसिक 3 होते हैं ना, रेड, ब्लू, येलो, तो उसमें से रेड रीजन मतलब हायर एनर्जी जो होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रेड रीजन ऑफ विजिबल लाइट एंड ट्रांसमिटेड, क्योंकि सबसे हायर एनर्जी जो होती है, सबसे लोअर एनर्जी रेड की होती है और सबसे हायर ब्लू की होती है, तो लोअर वाला ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो अब हायर वाला बच गया आपका। तो ये होता है कि रेड को ये एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसमिटेड द ब्लू रीजन, ट्रांसमिटेड द ब्लू कलर ऑफ लाइट। जब लाइट फॉल होगी तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे अपने आप को एक्साइट करने के लिए, और जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे वो करस्पॉन्डिंग टू होगा रेड रीजन ऑफ द विजिबल लाइट, एंड इट विल रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द ब्लू कलर ऑफ लाइट, तो इसलिए आपको सॉल्यूशन ब्लू दिखेगा। देयरफॉर सॉल्यूशन गिव ब्लू कलर, इसलिए सॉल्यूशन आपको इनिशियली ब्लू कलर दिखेगा। अब इसमें क्या होता है कि जब आपका कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, अब जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपका कलर चेंज हो रहा है कॉपर ब्रॉन्ज, तो इसमें आपको लिखना है कि व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ एल्कली मेटल, concentration of alkali metal increases, concentration of alkali metal increases, the color changes, to copper bronze. Due to formation of
मेटल आयन क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग होना। मेटल आयन क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब आपके ग्रुप होना, यानी ग्रुपिंग से हो जाता है। अब आपके जो आपके मेटल आयन है वो क्लस्टर फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन में, यानी इस तरह के ये पहले इंडिविजुअल आपके आयन है सराउंडेड, अब ये ग्रुपिंग करने लगते हैं। तो इनके ग्रुपिंग से क्या होता है कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो इन्हीं के साथ है ना, जो जब ये क्लस्टर बनेंगे, क्लस्टर आप कटेंगे, तो उसके वजह से विजुअल लाइट को पेंटेट करने में ज्यादा एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी। यहाँ पर विजुअल लाइट जो एंटर होगी उसके ज्यादा एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी, तो इसलिए फिर आपका कलर चेंज होता है। कलर चेंज होता है और ये चेंज होकर बनाता है कॉपर ब्रॉन्ज। तो ये आपका बेसिक पॉइंट इसमें यही लिखना है कि डिफरेंट कलर जो आ रहे हैं। यस बेटा, क्लियर है? कार्तिक? ओके बेटा, तो कलर का ये बेसिक पॉइंट है, बट इसमें दो प्रॉपर्टी और राइज होती है कि पहला बात होता है कि आपका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो कंडक्टिंग होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो आपका कंडक्टिंग होता है और पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक कंडक्टिंग के किस लिए होता है? क्योंकि आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोबाइल है। मोबाइल का मतलब मूव कर सकते हैं, तो इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका सॉल्यूशन कंडक्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पर देखो दोनों चीजें है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका कंडक्टिंग और पैरामैग्नेटिक क्यों है। तो यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टी, इन दोनों को रीजन हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे कि द डाइल्यूट सॉल्यूशन is conducting due to presence of ammoniated cation and electron which are mobile। क्योंकि कंडक्टिंग का मतलब होता है कि जहां पर चार्ज स्पेसीज मूव कर सकती है। चूंकि सॉल्यूशन में आपके केटायन और इलेक्ट्रॉन मूवेबल कंडीशन में है, क्योंकि अलग अलग केटायन और इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो इसलिए सॉल्यूशन आपका कंडक्टिंग हो जाता है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो अमोनिया के सॉल्यूशन में आपका एल्किली मेटल के केटायन और इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट से सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिंग पावर आ जाती है। तो दिस इज कंडक्टिंग का रीजन आप क्या दोगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड केटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच आर मोबाइल। मोबाइल का मतलब जो मूव कर रहे हैं। अब ये पहला पॉइंट हो गया कंडक्टिंग के लिए। पैरामैग्नेटिक का रीजन के लिए आप केटायन का नहीं, इलेक्ट्रॉन का नाम दोगे कि द ब्लू सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आपने पहले भी पढ़ा है कि पैरामैग्नेटिक वही स्पेसीज होती हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड नहीं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो केटायन के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह जितने भी अमोनिया मेटल आपके आयोनाइज होंगे, सॉरी एल्किली मेटल आयोनाइज होंगे आपके लिक्विड अमोनिया में, तो दे विल फॉर्मिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ब्लू सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ a large number of unpaired electron in solution। ये इसका रीजन हुआ। लेकिन वहीं पर जब कॉपर ब्रॉन्ज सॉल्यूशन लेते हो वो आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होता, वो डाईमैग्नेटिक हो जाता है। क्योंकि जब कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो आपके केटायन और इलेक्ट्रॉन की ग्रुपिंग शुरू होती है। तो इस ग्रुपिंग से क्या हो गया कि आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाएंगे। तो कॉपर ब्रॉन्ज सॉल्यूशन जो होता है ये आपका डाईमैग्नेटिक होगा, ये ध्यान रखना। डाईमैग्नेटिक ड्यू टू
formation of cluster की जगह मैं चेंज कर देता हूं, ग्रुपिंग ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की ग्रुपिंग की वजह से क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सारे अनपेयर्ड पेयर अप हो जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वजह से क्या होता है कि ये डाईमैग्नेटिक बन जाएगा, लेकिन ब्लू जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। और कंडक्शन का रीजन है प्रेजेंस ऑफ केटायन एंड फ्री केटायन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पॉइंट हो गए लिक्विड सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग। और अब यहां से हम मूव कर रहे हैं कंपाउंड्स पर। सर एक बार फर्स्ट पेज दिखा दीजिए, एक बार कंप्लीट पेज। ये देखो बेटा, यह था कि एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करने पर डिफरेंट कलर आते हैं, कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनता है और उसमें पारा और डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आते हैं। तो पहला पॉइंट था कि डिफरेंट कलर क्यों बनते हैं, जिसमें हमने देखा कि जब लेस क्वांटिटी में एल्कली मेटल डिसॉल्व होगा तो डीप ब्लू, और जब ज्यादा क्वांटिटी होगी तो कॉपर ब्रॉन्ज। तो पहला वाला का रीजन ये था कि जब अमोनिया में लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल को डिसॉल्व करते हो तो आपके एल्कली मेटल अंडरगो आयनाइजेशन टू प्रोड्यूस ammoniated cation and ammoniated electron. It means कि their cation and electrons surrounded by ammonia molecules due to dipole attraction. उसके बाद क्या होता है कि उस सॉल्यूशन पे जब लाइट फॉल होती है तो लाइट का रेड रीजन ऑफ जो रेड कलर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एंड ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए आपका जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर में विजिबल होता है। लेकिन जैसे ही क्वांटिटी आप बढ़ाते हो तो मेटल आयन ग्रुप होकर क्लस्टर फॉर्म कर देते हैं और उस क्लस्टर की वजह से कलर चेंज होता है और ये कॉपर ब्रॉन्ज कलर हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन में मेटल केटायन का क्लस्टर बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। अब उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो अलग कलर प्रोड्यूस करने लगती है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं रहा। तो ये था डिफरेंट कलर होने का रीजन। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। और सेकेंड पॉइंट था कि आपका डीप ब्लू सॉल्यूशन कंडक्टिंग होता है। डीप ब्लू सॉल्यूशन, तो डीप ब्लू सॉल्यूशन के कंडक्टिंग होने का रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड केटायंस विच आर मोबाइल। उसके बाद था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि ब्लू कलर सॉल्यूशन आपका पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कॉपर ब्रॉन्ज सॉल्यूशन डाईमैग्नेटिक हो जाता है क्योंकि वहां पर आयन की ग्रुपिंग हो जाती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की। तो क्लस्टर फॉर्म हो जाता है, ग्रुप्ड हो जाते हैं, अनपेयर्ड नहीं रहता है, तो इसलिए डाई हो जाता है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी एल्कली मेटल के रिगार्डिंग। और यहां से आप मूव कर रहे हैं कंपाउंड्स पे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको सभी कंपाउंड नहीं पढ़ने, जनरल ट्रेंड ऑफ कंपाउंड पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला है आपका रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर। पर सबसे पहले हम देखें रिएक्शन विथ एयर। इट मींस कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो होता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यहां पर देखो सभी एल्किल मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं, लेकिन सब ऑक्सीजन से रिएक्ट होके क्या बनाएंगे? कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाता है उसको हम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका एल्किल मेटल भी यहाँ ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और सभी एल्किल मेटल, लेकिन टाइप ऑफ ऑक्साइड अलग होगा। लिथियम जो है ये फॉर्म करेगा मोनो ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होगा Li2O। सोडियम फॉर्म करता है पेरोक्साइड और ये सभी हीटिंग पर होगा। पेरोक्साइड फॉर्मूला होगा आपका Na2O2। पोटेशियम, रेबिडियम
और सीजियम, ये आपका फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड। यहां पर 3 तरह के ऑक्साइड बनेंगे, मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, और इनका फॉर्मूला होगा जैसे KO2। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ऑक्साइड जब आप ले रहे हो, ऑक्साइड का मतलब होता है O2 2 माइनस, O2 माइनस, ये होता है ऑक्साइड। जब आप पेरोक्साइड लेते हो तो पेरोक्साइड होता है O2 2 माइनस, O2 ठीक है। और जब आप सुपर ऑक्साइड लेते हो तो सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, सुपर ऑक्साइड में होता है आपका O2 1 माइनस, O2 1 माइनस। एक्चुअली इनसे फॉर्मेशन देखो कैसे होता है कि ऑक्साइड आयन जो होता है, जब एक फर्दर एक ऑक्सीजन एटम ऐड होता है तो ये बनता है पेरोक्साइड आयन, और पेरोक्साइड आयन जो होता है वो फर्दर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड करता है तो ये बनता है सुपर ऑक्साइड आयन। अब यहां पर देखो एक 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज जो है वो सिंगल ऑक्सीजन एटम पर है, एक ऑक्सीजन एटम पर है। यहां पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके 2 ऑक्सीजन एटम पर है जो कि सिंगल बॉन्ड से लिंक होते हैं। सर मैं फिर क्वेश्चन फिर से बता दो एक बार। ये मैं बता रहा था कि यहाँ पर एल्किली मेटल जो डिफरेंट ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, जैसे लिथियम मोनो, सोडियम पेरो, पोटेशियम रेबिडियम, सीजियम, लास्ट के जो 3 एलिमेंट है ये सुपर ऑक्साइड बन रहे हैं। तो इन तीनों में ऑक्सीजन के एनायनिक फॉर्म में डिफरेंस है। मोनो ऑक्साइड जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड होता है और उसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन एटम पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। पेरोक्साइड के केस में क्या होता है कि देयर इज 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑन 2 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन पर 2 यूनिट है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पर 2 यूनिट है, यानी पर ऑक्सीजन सिंगल वन है। और यहाँ पर क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन एटम पर एज ए ओवरऑल 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप चार्ज के स्ट्रेंथ देखो तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज के स्ट्रेंथ ऑक्साइड आयन पर है, उससे लेस पेरोक्साइड पर और उससे लेस सुपर ऑक्साइड पर। तो इसका मतलब कि डाउन द ग्रुप ऑक्साइड आयन की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है क्योंकि आप मोनो, पेरो और सुपर में जा रहे हो। अब इसका देखो रीजन दिया जाता है, रीजन क्यों कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लिथियम, क्योंकि अगर आप केटायन का देखो चार्ज तो सभी पे सेम ही है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। लिथियम पर भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पर भी 1 यूनिट है, पोटेशियम पर भी 1 यूनिट है, रेबिडियम पे भी 1 यूनिट है, सीजियम पर भी 1 यूनिट है। लेकिन ऑक्सीजन जब इनके साथ कंबाइंड हो रहा है तो वो डिफरेंट चार्ज एक्वायर क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखो, क्योंकि कोई भी केटायन एनायन जब कंबाइंड होते हैं तो वो अपने फील्ड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो न्यूट्रल होने के लिए जरूरी है कि जितना पॉजिटिव फील्ड का स्ट्रेंथ है उतना ही नेगेटिव फील्ड का स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब फील्ड के स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, आयन के साइज पर। अगर आप ध्यान से देखो तो पॉजिटिव चार्ज जरूर सभी पर सेम है, लेकिन सभी पे पॉजिटिव चार्ज के स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है क्योंकि वो डिपेंड करेगी इनके साइज पर। लिथियम का स्मॉलर साइज है तो इस पर पॉजिटिव फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा बड़ा हो गया सोडियम तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कम होगी, पोटेशियम में और कम हो गई, रेबिडियम में और कम हो गई, सीजियम में आपका और कम हो गया। तो डाउन द ग्रुप चूंकि केटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपका पॉजिटिव फील्ड जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। तो जब पॉजिटिव फील्ड डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन को भी अपने नेगेटिव फील्ड को क्या करना पड़ेगा, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वह अपने उसी चार्ज को मेंटेन रखेगा तो फिर वो न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। न्यूट्रल होने के लिए जरूरी है कि दोनों फील्ड के स्ट्रेंथ सेम हो। तो यहां पर क्या है कि लिथियम आयन का स्मॉलर साइज होने की वजह से पॉजिटिव फील्ड स्ट्रॉन्ग है, सो इट विल एबल टू न्यूट्रलाइज द 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑफ सिंगल ऑक्सीजन एटम। तो इसलिए लिथियम यहाँ ऑक्सीजन के एक ऑक्साइड आयन से कंबाइंड होकर लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है। लेकिन सोडियम आपका पेरोक्साइड इसलिए बनाता है क्योंकि इसकी पॉजिटिव फील्ड वीक हो गई है। अब वीक होने की वजह से इसको वीक नेगेटिव चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करता है, एक ऑक्सीजन एटम ऑक्साइड आयन में ऐड कर लेता है और पेरोक्साइड बनकर उसके बाद कंबाइंड होता है। तो इसका रीजन हम क्या देंगे कि सिंस डाउन द ग्रुप positive field strength of cation is decreasing, so corresponding to that negative field strength of oxygen should also decreases, and this is why they are forming different oxides.
यस बेटा, क्लियर है? यस कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज यानी केटायन की पॉजिटिव फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन का भी नेगेटिव फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, और इस वजह से ऑक्सीजन उसको डिक्रीज करने के लिए डिफरेंट एनायनिक फॉर्म करता है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। किसी कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें? नो सर। ओके, तो सभी अल्किल मेटल ऑक्सीजन से हीट करने पर ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, और ये ऑक्साइड डिफरेंट टाइप के होंगे। अब यहां पर देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर। नॉर्मली होता है कि व्हेन alkali metals exposed to air, when alkali metals exposes to air, they get converted। चूंकि एयर में आपके डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है, तो ये तीनों से इंटरेक्ट होते हैं, तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड। पहले ऑक्साइड बनाएंगे ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर, फिर वहां पर वाटर मॉइस्चर है उसके साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड में जाएंगे, एंड फाइनली कार्बोनेट्स। ये अलग अलग कंपाउंड में, जब कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे तो इससे क्या होगा, आपका मेटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, थस दे गेट, इसको कहा जाता है गेट टार्निस्ड। टार्निश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। टार्निश मीन डिस्ट्रॉयज, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन एयर और मॉइस्चर में। सो दे गेट टार्निश व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर। एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर पे जब आप इनको एक्सपोज करेंगे तो ये टार्निश होंगे। टार्निश मीन्स कि दे गेट डिस्ट्रॉय। और क्यों डिस्ट्रॉय होंगे, क्योंकि ये एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट होंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, फिर ये ऑक्सीजन मॉइस्चर से रिएक्ट होगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फिर ये फर्दर जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड से इंटरेक्ट होकर कार्बोनेट में फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में। उसका भी एक रिएक्शन बनता है ये, कि पहले आपका आपका मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ O2 से, तो एक जनरल फॉर्मूला बना M2O बना, फिर ये मॉइस्चर से रिएक्ट हुआ MOH बनेगा, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट होगा तो ये फॉर्म करेगा M2CO3। तो इस तरह से ये डिफरेंट कंपाउंड में आपका मेटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही वजह है कि इन मेटल्स को इनर्ट सॉल्वेंट्स में स्टोर किया जाता है। सो दिस इज व्हाई alkali metals are stored in inert hydrocarbon solvents, hydrocarbon solvents like kerosene oil, kerosene oil, ether, बेंजीन्स, पेट्रोलियम भी कह सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये इनका एयर और मॉइस्चर से कांटेक्ट को ब्रेक कर देते हैं, विच प्रिवेंट देम फ्रॉम coming in
contact with air and moisture. Air and moisture, and in this way उनको टार्निश होने से ये प्रिवेंट कर लेते हैं। तो यही वजह आता है। अब जैसे ये आपको लिखा क्वेश्चन आता है कि वाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। कभी भी आप उसको, जैसे कॉपर को आप फ्री फॉर्म में रख लेते हो कहीं भी, पर कभी भी सोडियम पोटेशियम इनको आप इस तरह से फ्री फॉर्म में कंटेनर में नहीं रख सकते। इनको जब भी रखना होगा किसी इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर डिप करके रखना पड़ता है, क्योंकि इनका कांटेक्ट एयर और मॉइस्चर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर जैसे ही ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो दे विल कन्वर्टिंग इनटू देयर कंपाउंड्स एंड दे गेट डिस्ट्रॉय। इसी को कहा जाता है टार्निश होना। तो इस टार्निश से इनको प्रिवेंट करने के लिए सर इसमें हाईली रिएक्टिव, मतलब हाईली रिएक्टिव का भी तो वो आता था, मतलब रीजन। हाँ, तो हाईली रिएक्टिव के साथ आपको ये भी देना होगा ना, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है इसलिए ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं कंपाउंड्स में। आप उसमें एक लाइन ये भी जोड़ दो कि बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट and when they exposed to air and moisture they converted into oxide, hydroxides and carbonates. ठीक है, and they get destroyed. अब उसी को आपको ये क्वेश्चन आता है कि why sodium is kept in kerosene oil. तो इनके एयर और मॉइस्चर से कांटेक्ट को ब्रेक करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है बेटा, यस सर। क्लियर? तो ये इनका था प्रॉपर्टी